गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घर में सेफ हो, सुरक्षित हो और अच्छे से अपने एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई कर रहे हो। गाइस आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डिले हो गए हैं हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के, सीएस प्रोफेशनल के, जो कि जून में होने वाले थे 1 जून से लेके 10 जून। लेकिन आप लोगों को अपने पढ़ाई की कमी में, मतलब कहते हैं ना, पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी नहीं लानी है। हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होना है, क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले गाइस बहुत बच्चे होते हैं लेकिन रिजल्ट जाता है मैक्स टू मैक्स 10%। तो मैक्स टू मैक्स 10% में हमें आना है और इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी, हमें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। बार बार समर में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, सेल्फ स्टडी करने में हम लोग बोर हो जाते हैं। घर में सब बैठे हैं, लॉकडाउन है, तो पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि कभी कोई बुलाएगा कि ए इधर आ जा, यहाँ बैठ जा, कभी भाई बहन बोलेंगे आजा मूवी देखते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई हो ही नहीं पा रही होगी आप लोगों की। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखने से क्या होगा, आप कान में लगा दोगे, सोने का भी नाटक करोगे, सुनते रहोगे, तो आपके कान में कुछ नॉलेज जाएगी। मतलब आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और अभी तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप लोग वीडियोस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस आई एम वैसे कशिश रचवानी, और मेरे इस चैनल पे आप लोगों को CSEET के सारे नोट्स प्लस MCQs अवेलेबल है। लेकिन अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटिव के EBCL की पूरी सीरीज़ है जिसमें कंटिन्यू शुरू से चैप्टर्स आ रहे हैं। हम लोगों ने RBI पढ़ा, जो कि पार्ट 1 में आता है, और पार्ट 1 आप बोल सकते हो कि 40 मार्क्स का कवर्ड करता है। पार्ट 1 में RBI के साथ हमने पढ़ा फेमा अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स का आ जाता है। तो आप लोगों को फेमा बहुत अच्छे से करना है। फेमा से रिलेटेड एक चैप्टर है लिबरलाइजेशन एंड रेमिटेंस स्कीम। पहले वो फेमा का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी हमारे मॉड्यूल में अलग चैप्टर बना दिया, चैप्टर नंबर 7। और अगर वो अलग चैप्टर बना दिया है, इसका मतलब उसकी इम्पोर्टेंस भी है और उसके मार्क्स भी अलग है। तो वो भी मैंने फेमा के साथ ही आपको कवर्ड करवाया, ठीक है। तो ये मैं रोज़ करना सही भूल जाती हूँ, ठीक है। फेमा वैसे हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, ये 2nd चैप्टर है ना। तो ये फर्स्ट ही रह गया है, मैं कर दूंगी कल से सही, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा फेमा, जो कि हमें पढ़ना है। फेमा का पार्ट नंबर 7 आ गया है। मतलब मैम आपने पार्ट 6 पढ़ा दिए? बिल्कुल बेटा, फेमा में मैं एक एक चीज़ कवर करा रही हूँ, और जो भी कवर करा रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल कवर करा रही हूँ। तो गाइस क्यों ना यहाँ पे आप लोगों को देखना चाहिए। पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि फेमा है क्या, फेमा आया क्यों, क्या हिस्ट्री थी कि फेमा आया। पार्ट 2 हमने डेफिनेशन पार्ट रखा था। पार्ट 3 में हम लोगों ने करंट अकाउंट फिर कैपिटल अकाउंट पढ़ा था। पार्ट 4 और 5 में हम लोगों ने उसकी कुछ कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के। और पार्ट नंबर 6 में हम लोगों ने कुछ प्रोहिबिशंस पढ़े थे, कुछ RBI अप्रूवल वाले पढ़े थे। वो सब कुछ आपको देखना है। पार्ट नंबर 6 में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन एंड रेमिटेंस स्कीम पूरी पढ़ी थी। एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो एक साथ कवर्ड हो गया था। आज पार्ट 7 है, और कल अप्रॉक्स पार्ट 8 में हमारा पूरा फेमा कवर्ड हो गया। तो गाइज अगर अभी तक नहीं देखा तो किसका वेट किया जा रहा है, पूरा फेमा देखो, यहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़े स्टार्ट करें। देखो हम लोगों ने मेन चीज़ें कवर्ड कर दी है कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या इन दोनों में प्रोहिबिशंस है और क्या इन दोनों में अप्रूवल की ज़रूरत है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज है, एक सेकेंड, है ना, तो कोई फॉरेन एक्सचेंज है तो वो कैसे इंडिया में लाया गया, ठीक है, इंडिया में लाया गया, ठीक है। इंडिया में लाने के बाद, रिपैट्रिएट करने के बाद, ठीक है, लाइक मान लो एक पर्सन था जो कि इंडिया में आया और इंडिया में डॉलर लाया, रिपैट्रिएट किया। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया से लेके जाना, रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया से लेके जाना, और रिपैट्रिएट का मतलब होता है इंडिया में लेके आना। तो अगर वो डॉलर लेके आएगा, तो जब वो पताशी वाले के पास पताशी खाएगा तो क्या वो डॉलर देगा? जब वो बेलपूरी खाएगा तो डॉलर देगा। टिक्की छोले वाले को बोलेगा ए टिक्की छोले वाले टिक्की लगा,
तो उसको उठा के डॉलर देगा? नहीं 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 नहीं, इंडिया में डॉलर नहीं चलेगा भाई, इंडिया में डॉलर नहीं चलेगा। इंडिया में क्या चलेगा? पैसा। पैसा बोले तो रुपी, पैसा बोले तो रुपी। तो उसको जितने भी डॉलर बाहर से इंडिया में लाया, वो जितने डॉलर बाहर से इंडिया में लाया, उसको वो डॉलर क्या करने पड़ेंगे? सरेंडर करने पड़ेंगे, रीपैट्रिएट करने पड़ेंगे, और उसके बदले में क्या लेना पड़ेगा? रुपी लेना पड़ेगा। तो वही हमारा सेक्शन 8 बताता है। सेक्शन 8 क्या बताता है? वेयर एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ड्यू एंड हैज़ अक्रूड टू एनी PRI, PRI के लिए थी, रेमिटेंस वाली स्कीम भी PRI के लिए थी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और रिपैट्रिएशन वाली स्कीम भी किसके लिए? PRI के लिए। सच पर्सन शेल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप, रीजनेबल वो अपनी तरफ से पूरा काम करेगा। ऐसा हो सकता है कि इंडिया से बाहर कोई बंदा आया, इंडिया में कोई बाहर से बंदा आया और $1000 लाया, लेकिन वो RBI तक जाता, उससे पहले कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया और सब कुछ बंद हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन। फिर कैसे जाएगा भाई? फिर कैसे जाएगा? उसने तो कोशिश की ना जाने की, पर वो नहीं जा पाया, तो वो सारे रीजनेबल स्टेप लेगा, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। टू रियलाइज एंड रीपैट्रिएट टू इंडिया सच फॉरेन एक्सचेंज विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड मैनर बाय RBI। और वो कैसे होंगे, कितने टाइम में करने हैं और कितने किस मैनर में करने हैं, वो कौन बताएगा? RBI बताएगा। आई रिपीट अगेन, रेमिटेंस मतलब इंडिया से पैसा लेके जाना, रेमिटेंस मतलब इंडिया से पैसा लेके जाना, और रिपैट्रिएशन मतलब इंडिया में पैसा लाना। ठीक है, तो कोई भी बंदा बाहर से अगर डॉलर ला रहा है, कोई भी नहीं पी आ रहा है, ठीक है, इंडिया में पैसा ला रहा है, डॉलर के फॉर्म में ला रहा है, तो उसको RBI को वो डॉलर सबमिट कराने पड़ेंगे विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय RBI। और ये कौन से सेक्शन में लिखा है फेमा के? सेक्शन 8 में लिखा है। चलें आगे, चाहो तो ना इसकी स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाया करो। एग्जेम्पशन, अब देखो जहाँ पे प्रोविज़न बनता है ना, तो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में उसके एग्जेम्पशंस जरूर डालता है, एक्सेप्शंस जरूर डालता है। ठीक है, तो सेक्शन 9 में हमने पढ़ा रीपैट्रिएट लेके आना है और RBI को सबमिट कराना है। सेक्शन 9 बोलता है नहीं लेके आना है, हाँ, सेक्शन 9 बोलता है नहीं लेके आना। कुछ लोगों को एग्जेम्पशन है, कुछ लोगों को एग्जेम्पशन है, वो इंडिया में डॉलर लेके आने के बाद भी, डॉलर लेके आने के बाद भी बोलते हैं कि हम अपने पास डॉलर रखेंगे, हम RBI को नहीं देंगे भैया डॉलर, हम अपने पास रखेंगे। हमारा मन करता है कि हम अपने घर के शोरूम में सजा के रखें, ठीक है, हम अपने घर के मंदिर में रखें डॉलर, हमको अच्छा लगता है भाई। तो तुमको अच्छा लगता है तो तुम रख सकते हो, लेकिन उसमें देखो क्या क्या एग्जाम्पशन, अगर एग्जाम्पशन में कवर्ड होते हो तो रखोगे, वरना नहीं रखोगे। तो पहला, possession ऑफ फॉरेन करेंसी और कॉइन्स अप टू लिमिट, अगर लिमिट तक रखते हैं, लिमिट क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोग लिमिट तक रखते हो, लिमिट किसने बताई है? RBI ने। अगर आप लोग लिमिट तक रखते हो तो चलता है, तो चलता है। लिमिट से बाहर रखते हो तो नहीं चलेगा, लिमिट तक रखते हो तो चलता है। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड एंड ऑपरेटेड बाय RBI स्पेसिफाई, अपने अकाउंट में रखते हो, और कौन सा अकाउंट? FCA अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में अगर पैसा रखते हो तो वो वैसे भी गवर्नमेंट की नज़रों में, और गवर्नमेंट की नज़रों में तो उसको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में अकाउंट में पड़ा रहेगा, ठीक है। और ये तो एक्सेप्शन हम हर जगह ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड और रिसीव बिफोर 8/7/1947, ठीक है, ठीक है, मतलब आज़ादी से पहले की बात हो रही है। और एनी इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इन परसुएंस ऑफ द जनरल स्पेशल परमिशन ग्रांटेड बाय RBI, मतलब आपका पैसा कब का है? 1947 से पहले का पैसा है,
आपका पैसा 1947 से पहले का है या फिर आपका पैसा उस इनकम से आया है जो कि 1947 से है, और उस टाइम आपने आरबीआई की अप्रूवल ले ली, तो अब बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब में बार बार लेने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार पूछ लिया बहुत है, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड और रिसीव, वापस पढ़ रही हूँ, देखो लॉ की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड or received before 8/7/1947 and any income arising or accruing which is held outside India में any person in pursuance of journal या फिर स्पेशल परमिशन उस टाइम ली थी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर हेल्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। देखो आप अप टू लिमिट तक तो रख ही सकते हो, अप टू लिमिट तक तो रख ही सकते हो, और अगर आपको अप टू लिमिट तक गिफ्ट मिली है या फिर आपके पापा ने आपको दिया है, इनहेरिटेंस मिला है, तो आप रख सकते हो, मतलब खुद भी लिमिट तक रख सकते हो, और अगर आपको गिफ्ट में मिला है तो भी लिमिट तक रख सकते हो। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा देखो एक बार बताऊँ, गिफ्ट और इनहेरिटेंस में एक चीज़ और निकल के आ गई। हम अपनी लिमिट का पैसा रखेंगे प्लस गिफ्ट का, मतलब हमने मान लो कि $1000 तक अलाउ है, तो $1000 मैं अपनी लिमिट तक रखूँगी, और $1000 मैं ऐसे बोल सकती मुझे गिफ्ट मिला है, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई पूछ ले तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, सर्विस, हॉनरियम, गिफ्ट, इनहेरिटेंस और एनी अदर लीगल पर्पस बाय आरबीआई। अब ध्यान से सुना, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड, आपको पैसा मिला फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, आपने बाहर काम किया और आपको पैसा मिला, तो आप लिमिट तक रख सकते हो। फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, आपने बाहर बिजनेस किया, ठीक है, ट्रेड किया, ठीक है, परचेज और सेल किया बाहर से तो मिला, वोकेशन किया, आपने कुछ कलाकारी दिखाई बाहर और आपको उसके बदले में डॉलर मिला, सर्विसेज दी, हॉनरियम, गिफ्ट, बाहर के कुछ लोग यहाँ इंडिया में घूमने आए, और जयपुर घूमने आए, तो मैंने बोला देखो ये है जयपुर का हवा महल, ये है जयपुर का, ये क्या बोलते हैं, जल महल, ये है नारगढ़, ये है जयगढ़, यहाँ पे रानी साहिबा रहती थी, यहाँ पे राजा साहिबा रानी साहिबा को देखा करते थे, यहाँ पे डांस होता था, इस तरीके से दुश्मन घूम के आता था, ये बड़ी बड़ी गुफाएं थी, ऐसी बातें मैंने किसको बताई, फॉरेनर्स को बताई, जो कि इंडिया से बाहर घूमने आए थे, ठीक है। कहाँ आए थे, जयपुर घूमने आए थे, तो मैंने उनको ये बातें बताई, तो उन्होंने खुश होके मुझे डॉलर दे दिया। मैंने उनसे मांगा नहीं, मैंने उनसे नहीं बोला कि मुझे दो, उन्होंने मुझे खुश होके डॉलर दे दिए, तो वो मैं रख सकती हूँ लेकिन लिमिट तक, ठीक है। और इनहेरिटेंस कोई भी लीगल पर्पस के लिए हम लिमिट तक रख सकते हैं। सच अदर रिसिप्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एज आरबीआई स्पेसिफाइड, और भी चीज़ें खोल दी इन लोगों ने कि अगर कोई और भी पर्पस है और आरबीआई बोल देता है ठीक है बेटा तू रख ले, तो रख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ लर्न करना है। पहला हम लोग लिमिट तक खुद रख सकते हैं, दूसरा हम लोगों को किसी ने गिफ्ट दिया या इनहेरिटेंस मिला तो भी रख सकते हैं, तीसरा हम लोगों को किसी बाहर के फॉरेनर्स ने गिफ्ट दिया तो भी हम लिमिट तक रख सकते हैं, चौथा हम लोगों ने पैसा अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखा। लिमिट के लिए देखो तीन था, पहला खुद के पास की लिमिट, दूसरा गिफ्ट की लिमिट, और तीसरा कोई बाहर से बंदा आ रहा है और आपको गिफ्ट दे रहा है या इनहेरिटेंस मिल रहा है या कोई भी लीगल पर्पस है तो लिमिट तक रख सकता है। चौथा क्या बोल रहा है, आप एफसीए अकाउंट में रख रहे हो, एफसीए अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचवा, आपने कब एक्वायर्ड किया है, 8/7/1947 से पहले एक्वायर्ड किया, और उससे होने वाली इनकम
उस पैसे को प्लस उससे होने वाली इनकम को आप रख सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी थी जिसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। चलें आगे। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ड्यू। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ड्यू. A PRI to whom any amount of foreign exchange is due and has accrued shall take all reasonable step, अभी भी पढ़ के है नहीं, and repatriate to India the whole foreign exchange within specified time and manner prescribed by RBI. अभी अभी पढ़ के आए कि हम जो बाहर का बंदा है, इंडिया में आ रहा है, PRI है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, बाहर से कुछ फॉरेन करेंसी ला रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है भाई, क्या ला रहा है, डॉलर 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 ला रहा है, उसको रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं, उसको रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं विद इन टाइम और विद इन मैनर, आरबीआई ने जो स्पेसिफाइड किया है उसमें आप उसको डॉलर देने हैं। नेक्स्ट, they should not do anything that will result into cessation or reduction of whole or part of the foreign exchange to be received in by him. आपको ऐसा कोई नहीं काम करना जिससे सिसेशन या रिडक्शन हो जाए, वो फॉरेन करेंसी ख़त्म हो जाए, वो फॉरेन करेंसी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। आरबीआई को देने से पहले ना तो उस फॉरेन करेंसी को आपको ख़त्म करना है ना कम करना है, ना ख़त्म करना है ना कम करना है, ठीक है, जो भी आपको मिली है, ठीक है। ऐसा कोई काम मत कर देना वरना बेटा जी आरबीआई आपकी लगा देगा। मैनर ऑफ रिपाट्रिएशन, कैसे आरबीआई को दिया जाए, इन फॉलोइंग मैनर, सेलिंग इट टू ऑथोराइज पर्सन, कुछ नहीं, मैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हूँ, मैं बाहर गई और बाहर जाके मैंने इंडिया के लॉस कुछ लोगों को पढ़ा दिए। क्या बोला मैंने, मैं PRI थी और मैं गई यूएसए गई और वहाँ जाके मैंने कुछ लोगों को अपने इंडियन लॉस पढ़ा दिए। इंडियन लॉस पढ़ा दिए तो उन लोगों ने खुश होके मुझे $1000 दे दिए, ठीक है, उन लोगों ने खुश होके मुझे $1000 दे दिए। अब मैं उस $1000 को आरबीआई को कैसे दूंगी, मैं इंडिया में आई और गई बैंक में। बैंक कौन होता है हमारा, ऑथोराइज पर्सन या ऑथोराइज डीलर, और बोला ये लो बैंक जी और $1000 लो और इसके बदले में मुझे रुपये दे दो, तो सेलिंग इट टू ऑथोराइज पर्सन इन इंडिया, ठीक है, और इसके बदले में आप उससे क्या ले सकते हो, रुपीस ले सकते हो। दूसरा, होल्डिंग इट इन अकाउंट विथ ऑथोराइज डीलर इन इंडिया अप टू आरबीआई स्पेसिफाई, या फिर अपना आरएफसी अकाउंट खोल दो और आरएफसी अकाउंट में डलवा दो, सिंपल, जाके या तो ऑथोराइज डीलर को दे दो, ये ले भैया डॉलर ले और रुपये दे, या फिर अपने आरएफसी अकाउंट में डलवा दो, वहाँ पे आपके रुपये कन्वर्ट होके आ जाएंगे। चले, using it for discharge of a debt or liability denominated in foreign exchange to the extent and manner specified by RBI. Most important, using it for discharge of a debt or liability denominated in foreign exchange. ध्यान से सुनना, बिल्कुल आंखें खोल के, बिल्कुल अपना दिमाग खोल के, सारा कंसंट्रेशन यहाँ डाल के आपको ध्यान से सुनना है, क्या बोला इसने, मैं गई थी यूएसए, कहाँ गई, यूएसए, मैं कौन थी, PRI, मैं गई यूएसए, मैं कौन थी, PRI थी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया थी, कहाँ गई, यूएसए गई, यूएसए में मुझे मिले $1000 क्योंकि मैंने वहाँ जाके EBCL का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ा दिया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाया, उनको इतना मज़ा आया और उन्होंने मुझे दे दिया $1000। लेकिन वो $1000 मैं इंडिया में नहीं लाई, वहाँ पे रहता था मेरा एक फ्रेंड पीटर, और पीटर को मैंने वो $1000 दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि पीटर मुझसे $1000 मांगता था।
पीटर मुझसे $1000 मांगता था और मेरे पास $1000 थे, इसलिए मैंने पीटर को एज इट इज़ वो दे दिए और इंडिया में वो डॉलर लेके नहीं आई। जब इंडिया में मैं आई तो आरबीआई गेट पे खड़ा था, एयरपोर्ट पे ही खड़ा था और बोला डॉलर मिले तुम्हें? मैंने बोला हाँ। वो बोला लाओ अगर तुम्हें डॉलर मिले तो लाओ। तो मैंने बोला वो तो मैं पीटर को दे आई क्योंकि मुझे पीटर को देने थे। अगर ऐसा है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, वापस बता देती हूँ। 3 तरीके हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज को रुपये में कन्वर्ट कराने के। पहला, जाके ऑथोराइज डीलर्स को दे आओ और कन्वर्ट करा दो उसको रुपये में। दूसरा, अपने आरएफसी अकाउंट में डलवा दो। और तीसरा, वहीं पे ख़त्म कर दो, अपनी डेप्ट या लायबिलिटी चुका के आ जाओ। चलें, सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? वही हो गया। सरेंडर क्या होता है कि इंडिया में आए और आरबीआई को दे दिए। अ पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल, पीआरआई। देखो, पीआरआई के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। पीआरआई के लिए अभी भी पढ़ चुके हैं कि वो कैसे देगा। रीपैट्रिएट बोलो या सरेंडर बोलो एक ही बात है। रीपैट्रिएट बोलो या सरेंडर बोलो एक ही बात है। वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीआरआई के लिए। अब नॉट बीइंग पीआरआई के लिए क्या है? realized the foreign exchange which earned for remuneration for service rendered in and outside India. Remuneration for service rendered in and outside India. एक फर्म थी DNF एसोसिएशन। एक फर्म थी DNF एसोसिएशन, लिखी देती हूँ। DNF एसोसिएशन एक फर्म थी। ये फर्म किसके लिए काम करती थी? ये फर्म बड़े ही अच्छी फर्म थी, लॉयर्स की फर्म थी। ये फर्म लॉयर्स की फर्म थी और इस फर्म ने आउटसाइड सर्विस किसी कंपनी को दी। आउटसाइड इंडिया इसने किसी कंपनी को सर्विस दी। ठीक है, और उसके बदले में उनको मिला पैसा। ठीक है, पैसा मिला तो क्या हुआ? वो पैसा इंडिया में लाई DNF। ठीक है, DNF एसोसिएशन वो पैसा इंडिया में लाई और लाके क्या कर दिया? आरबीआई को दे दिया। ठीक है, लेट सेटलमेंट ऑफ एनी लॉफुल ऑब्लिगेशन। कई बार आपने सुना होगा, कई बार क्या सब कंपनियों पे केसेस चलते हैं। तो टाटा और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में केस चल रहा था। टाटा और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में जब केस चल रहा था तो उसमें टाटा जीत गई। ठीक है, टाटा जीत गई और टाटा ने माइक्रोसॉफ्ट को बोला कि मुझे क्लेम चाहिए। टाटा कहाँ की थी? इंडिया की थी। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? इंडिया के बाहर की है। टाटा और माइक्रोसॉफ्ट का केस चल रहा था यूएसए में और वहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट पे क्या लगा दी? पेनल्टी लगा दी। टाटा को क्लेम में मिले $1 लाख। टाटा को क्लेम में मिले $1 लाख। जब टाटा इंडिया में लाई वो $1 लाख तो उसको कन्वर्ट किस में कराना पड़ा? उसको रुपये में करवाना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, टाटा को जो $1 लाख मिले उसने वो सरेंडर किए और इंडियन रुपये में कन्वर्ट करा दिए। वापस बता देती हूँ ये किसके लिए। पहला प्रोविज़न तो वो पर्सन जो पीआरआई नहीं है। गाइस यहाँ पे ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाते हैं। आप लोग को ध्यान देना है, सोना नहीं है, जागना है। वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये प्रोविज़न किसके लिए? नॉट पीआरआई। ठीक है, दूसरा, उसको पैसे कैसे मिले? बाहर उसने कोई सर्विस दी, उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिली। या फिर कोई केस वेस बाहर चल रहा है और उसके बदले में उसको सेटलमेंट में पैसे मिले।
और वो जब पैसे मिले, चाहे रेम्यूनरेशन की हो चाहे सेटलमेंट की हो, बाहर की करेंसी में मिले। जब बाहर की करेंसी में उसको पैसे मिले, जब बाहर की करेंसी में उसको पैसे मिले तो उसको उसने कन्वर्ट करा इंडियन करेंसी में, और उसने वो पैसा जो बाहर की करेंसी में मिला उसको सरेंडर किसको कर दिया? आरबीआई को कर दिया। चले, इनकम ऑन असेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम ऑन असेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, टाटा ने एक क्या करी, अपनी एक कंपनी खोली थी बाहर, अलविदा के नाम से, पढ़ा था नहीं? टाटा ने कौन सी कंपनी खोली? टाटा ने बाहर कंपनी खोली अलविदा, ठीक है, अलविदा खोली। ये अलविदा के लिए, कंपनी के लिए टाटा ने बड़ी बड़ी मशीनें ली, एक ऑफिस लिया, और टाटा वहाँ पे काम कर रही थी। और टाटा ऐसा कर सकती है, ठीक है, टाटा ऐसा कर सकती है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है, कर सकती है। अब ध्यान से सुनना, अलविदा चल नहीं रही, अलविदा चल नहीं रही, इसीलिए टाटा ने उस अलविदा को क्या कर दिया? अलविदा को बोला, अलविदा बाय बाय, मैं तेरे को बेच रहा हूँ, इसको बेच दिया। और जब इसको बेचा तो कंपनी की सारी असेट बिकी, और असेट से आए पैसे, और असेट से जब आए पैसे तो उसको किसको देने पड़े? इंडिया में लाया टाटा के पास, ठीक है। और इंडिया में जब वो आया तो वो आया डॉलर के फॉर्म में, तो वो डॉलर किसको देने? आपको आरबीआई को देने, और कन्वर्ट कराना है उसको रुपये में। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस, सेटलमेंट और गिफ्ट के रूप में कुछ बाहर से मिला हो तो, ठीक है। विदिन 7 ईयर्स ऑफ रिसिट, आपको मिलते ही 7 साल में आपको किसको देने हैं? आरबीआई को देने हैं, ठीक है। वापस बता देती हूँ किस किस के लिए है, अदर देन पीआरआई के लिए। पहला हमने पढ़ा था उसको बाहर से कोई रेम्यूनरेशन मिल रही, दूसरा हमने पढ़ा था कि कोई लॉफुल सेटलमेंट हो रहा है उसकी वजह से बाहर से पैसा मिल रहा है, तीसरा असेट बेची बाहर और उसकी वजह से पैसा मिल रहा है, चौथा गिफ्ट इनहेरिटेंस का पैसा बाहर से मिल रहा है, सेटलमेंट हुआ कुछ उसके वजह से मिल रहा है। तो आपको लाने के बाद 7 साल में किसको देना है? आरबीआई को देना, वो उसको कन्वर्ट करवा देगा रुपये में। चले, अगर इनके अलावा कोई और केसेस है, देखो ये सारे केसेस भी पड़े, असेट है, कैपिटल अकाउंट में आती है ना, ये सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है, ये सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा है, 7 साल का टाइम है। लेकिन इसके अलावा कुछ है, अगर इसके अलावा कुछ है एनी अदर केस में तो 90 डेज। वापस बता देती हूँ, 4 केसेस ऐसे बताए हैं जिसमें बोला है 7 साल में दो, किसको? पर्सन विच इज़ नॉट अ पीआरआई, ऐसा अदर देन पीआरआई कोई भी हो सकता है, कंपनी, फर्म, कोई भी हो सकता है, 7 साल में देना है। पहला केस क्या बताया? पहला ये बताया कि बाहर से रेम्यूनरेशन मिलना, दूसरा बताया सेटलमेंट का पैसा मिलना, तीसरा बताया असेट को बेच के पैसा मिलना, और चौथा बताया गिफ्ट मिलना। अगर ये केसेस हैं तो 7 साल बेटा, और नहीं तो 90 दिन, नहीं तो 90 दिन। Acquired or purchase of foreign exchange for the purpose mentioned in the declaration does not use such amount. Acquired or purchase, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये सबके लिए, ये सबके लिए पीआरआई के लिए भी है और अदर देन पीआरआई के लिए भी है, ठीक है। एक्वायर्ड और परचेज फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी पर्पस मेंशन इन द डिक्लेरेशन। ध्यान से सुनना, मैं गई यूएसए पढ़ने, मैं कौन थी? पीआरआई थी। मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है। मैं गई यूएसए पढ़ने और मैं लेके गई $2.5 लाख। कितने लेके गई? $2.5 लाख तक मैं लेके गई। वहाँ पे मैंने 3 साल पढ़ाई की, ठीक है। डिक्लेरेशन देके गई थी मैं वहाँ पे, मैं इंडिया में डिक्लेरेशन देके गई थी कि मैं बाय बाय टाटा, टाटा बाय 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 बाय, मैं जा रही हूँ यूएसए पढ़ाई करने, कैलिफोर्निया जा रही हूँ भाई पढ़ाई करने, मुझे वहीं पे अच्छा लगता है, मुझे इंडिया में नहीं अच्छा लगता, ठीक है। मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय, मैं जा रही हूँ।
ठीक है, डिक्लेरेशन दे दी मैंने, किसको दी? आरबीआई को। आरबीआई को डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, उसके ऑथोराइज पर्सन के थ्रू दिया जाएगा। अब मैंने डिक्लेरेशन दे दी, $2.5 लाख में लेके गई और 3 साल बाद आई तो मेरे खर्च हुए सिर्फ और सिर्फ $2 लाख। कितने? $2 लाख मेरे खर्च हुए, $50,000 बच गए। $2 लाख खर्च हुए और $50,000 बच गए। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंडिया में आई और जो भी पैसा मेरा अनयूज्ड हुआ, जो मैं इंडिया से लेके गई थी $2.5 लाख, अगर मेरा कुछ अनयूज्ड होता है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर मुझे वापस वो पैसा रिटर्न करके इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। देखो क्या बोलता है पॉइंट, एक्वायर्ड और परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी पर्पस। आपने लिया, मेंशन इन द डिक्लेरेशन डज नॉट यूज सच अमाउंट। ठीक है, सरेंडर अनयूज्ड अमाउंट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट एक्विजिशन परचेज बाय। ठीक है, तो अगर कुछ बच जाता है तो आने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगा। अभी तक किसके लिए पढ़ा? इंडिविजुअल विच इज़ पीआरआई। अदर देन पीआरआई के लिए पढ़ा, उसके लिए 2 लिमिट थी, 7 साल, 7 साल में 4 केसेस थे, और अदर देन 7 साल के लिए कितने हैं? 90 डेज। ठीक है, 90 डेज। और अगर मैं कोई डिक्लेरेशन देके जाती हूँ, ये किसी के लिए भी हो सकता है, पीआरआई और नॉन पीआरआई, डिक्लेरेशन देके जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे कितने दिन में अगर कुछ अनयूज्ड बच जाता है तो 60 डेज में रिटर्न करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट, एनी अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फॉर ट्रैवल अब्रॉड। एनी अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फॉर ट्रैवल अब्रॉड। लेकिन मैं बाहर गई घूमने के लिए, ठीक है, और बाहर गई मैं घूमने के लिए। देखो ये दोनों केसेस जो है ना, बी और सी, ये किसी के लिए भी हो सकते हैं, पीआरआई और अदर देन पीआरआई के लिए। मैं बाहर गई घूमने के लिए, अब्रॉड गई घूमने के लिए। देखो बाहर कहीं भी जा सकते हैं अदर देन नेपाल एंड भूटान, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, मैं बाहर गई घूमने के लिए, तो मेरे आने के कितने दिन में? 90 डेज में मुझे सरेंडर करना। कितने दिन में? 90 डेज में। लेकिन अगर मैं ट्रैवलर्स चेक लेके गई, ट्रैवलर्स चेक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ चेक बनाते हैं हम लोग जो कि दूसरी कंट्री की करेंसीज में इन कैश करवा देते हैं, तो अगर वो हैं तो 180 डेज में। चले पढ़ते हैं एक बार, एनी अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फॉर ट्रैवल अब्रॉड बी सरेंडर टू ऑथोराइज पर्सन विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिटर्न ऑफ इंडिया फॉर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स within 180 days from return to India for travelers check। चले अब एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पीआरआई के लिए क्या लिमिट है? वो एज पर द मैनर स्पेसिफाइड बाय आरबीआई जैसा बताएगा। ठीक है, अदर देन पीआरआई के लिए कितनी लिमिट है? 7 साल और 90 दिन। 7 साल और 90 दिन। 7 साल और 90 दिन। 7 साल में 4 केसेस क्या क्या थे? पहला रेमुनरेशन, दूसरा पहला रेमुनरेशन, दूसरा सेटलमेंट, रेमुनरेशन सेटलमेंट, तीसरा असेट को बेच के, और चौथा गिफ्ट के लिए। इसके अलावा कोई भी केसेस हैं तो कितने दिन में? 90 दिन के अंदर। लेकिन अगर हम कोई डिक्लेरेशन देके जाते हैं और बाहर पैसा नहीं खर्च होता तो हमें कितने दिन में रिटर्न करना होता है? 60 डेज में। ये पीआरआई के लिए भी है, अदर देन पीआरआई के लिए। चौथा केस हमने पढ़ा कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर घूमने जा रहे हैं और वो पैसा हमारा बच जाता है, ठीक है, घूमने कहीं भी जा सकते हो अदर देन नेपाल एंड भूटान में, क्योंकि नेपाल एंड भूटान में रुपया चलता है, गांधी जी चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बाहर जा रही हूँ, अनस्पेंड अमाउंट बचता है, तो 90 डेज अगर करेंसी है तो, ठीक है, और अगर करेंसी नहीं है, ट्रैवलिंग चेक है, तो 180 डेज में मुझे देना पड़ेगा। चले एक और केस है, पर्सन बीइंग होगा ये, shall surrender the receive realize unused foreign exchange whether in the form of currency notes, coins, traveler check to the authorized person। करना पड़ेगा आपको सरेंडर within 180 days from the date of receipt, realize, acquisition और date of return to India। ठीक है, date of return to India। ठीक है,
तो कि क्या है, अ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल ROI, उसमें बोला था ना कि कौन है इंडिविजुअल है, उसमें मैनर कौन बताएगा, RBI बताएगा, तो RBI ने बता दिया है। RBI ने बोला है कोई भी केस हो, ROI का कोई भी केस हो उसके लिए 180 डेज है, ठीक है, ROI का कोई भी केस हो 180 डेज है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर पर्सन रेजिडेंट इंडिया है तो उसके लिए 180 डेज है, कोई भी केसेस हो भाड़ में गया, कोई भी केसेस हो भाड़ में गया 180 डेज है, यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन अदर देन ROI है तो उसके लिए काफ़ी सारे केसेस है, 4 केसेस में 7 साल और अदर केसेस में 90 डेज। ये 90 डेज 60 डेज में हो जाएंगे अगर उसने डिक्लेरेशन दी है, और अगर घूमने के लिए किसी को भेज रहा है तो 90 डेज और 180 डेज, ठीक है। ROI के लिए 180 डेज है, याद रख लेना, ठीक है। चले, करेंसी ऑफ नेपाल एंड भूटान, मैंने पहले ही बोला था कि घूमने कहीं भी जाओ बस नेपाल एंड भूटान में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे रुपया चलता है, वहाँ पे गांधी जी चलते हैं, और वहाँ पे गांधी जी चलते हैं तो भाई साहब आपको क्या देना पड़ेगा, मतलब रुपया ही देना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के केसेस नहीं आते। वापस बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है। ROI के केस में 180 डेज है, अदर देन ROI के केस में कितने थे, 7 साल और 90 दिन, और यही 90 दिन 60 दिन में हो जाएंगे अगर उसने डिक्लेरेशन दे रखी है। घूमने के केसेस में उसमें 90 दिन और 180 दिन है, घूमने के केसेस में 90 दिन और 180 दिन है, ठीक है। वो सारी चीज़ें किसके लिए थी, अदर देन ROI के लिए थी, क्योंकि आगे क्लियर हो गया। अभी इसके लिए ROI के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है, 180 डेज, ठीक है। चलते पोजीशन, देखो वहाँ पे मैंने बोला था कि कॉमन आ रहा है क्योंकि वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं था, ठीक है। मुझे पता था कि आगे आएगा, इसीलिए पहले हम लोगों ने ROI को देखना है। ROI के लिए हर चीज़ में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि करेंसी कॉइन्स नोट्स रिसीव हुआ हो, परचेज हुआ, एक्विजिशन, सब केसेस में इसके लिए 180 डेज है। तो इसका मतलब वो अदर देन ROI वाले ही केसेस थे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चले, पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नहीं मेरा मन नहीं करता देने का, मेरा मन नहीं करता सरेंडर करने का, मेरा मन नहीं करता सरेंडर करने का, मैं अपना फॉरेन करेंसी अपने पास रखूंगी। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है $1000, मेरा मन करता है मैं अपने पास रखूंगी, मैं अपने पास रखूंगी, मैं अपने पास रखूंगी। पोजीशन एंड रिटेंशन तो सेक्शन 4 बताता है, वहाँ पे सेक्शन 8 और सेक्शन 9 पढ़ के आए थे। तो सेक्शन 4 क्या बताता है कि कोई भी PRI होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, पजेस और ट्रांसफर कर सकता है, रख भी सकता है और किसी को दे भी सकता है फॉरेन एक्सचेंज, ओनली आफ्टर कंप्लायंस विद द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। ओनली अगर उसने हमारे एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस कर दिया तो वो रख सकता है, वो ओन कर सकता है, वो पजेस कर सकता है, वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसके लिए रूल्स बने गए हैं, फैम पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशन 2015। फैम पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशन 2015 चेक करें। लिमिट क्या है, रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, लिमिट क्या है भाई साहब बताओ तो सर, लिमिट क्या है। एक ऑथोराइज पर्सन के लिए कोई लिमिट नहीं है, एक ऑथोराइज पर्सन के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऑथोराइज पर्सन जितना चाहे रख सकता है, $2.5 लाख से भी ज़्यादा, यस, $5 लाख से भी ज़्यादा, यस, कितना भी रख सकता है। ऑथोराइज पर्सन के लिए कोई लिमिट नहीं है, ऑथोराइज पर्सन के लिए कोई लिमिट नहीं है। एनी अदर PRI पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो अगर वो कॉइन्स रख रहा है, ठीक है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और वो कॉइन्स रख रहा है, तो कॉइन्स सिक्के कितने भी रख सकते हो, सिक्के आप कितने भी रख सकते हो, सिक्के कितने भी रख सकते हो। देखो आप लोग CS कर रहे हो तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि जो कॉइन्स है वो हमारा RBI नहीं छापता, कॉइन्स हमारा RBI नहीं छापता। इंडिया में भी, इंडिया में कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी छपवाती है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जी छपवाती है कॉइन्स, और वो बोलती है आप फॉरेन करेंसी के कॉइन कितने भी रख सकते हो। एक कमरा भर के रख दो, बिल्कुल रख दो, एक घर भर के रख दो, रख लो, कोई मनाही नहीं है। सिक्के आप कितने भी रख सकते हो, आप सिक्के की कितनी हेरा फेरी करोगे, इसीलिए सिक्के अलाउ है।
फॉरेन करेंसी नोट्स, बैंक नोट, ट्रैवलिंग चेक रख सकते हो $2000 तक। कोई भी फॉरेन करेंसी के नोट, कोई बैंक नोट है या ट्रैवलिंग चेक है जो हम बनवा के गए थे, वो आप रख सकते हो $2000 तक। वापस बोल रही हूँ, ऑथोराइज पर्सन कितनी भी लिमिट तक रख सकता है, नो लिमिट। पीआरआई रख सकता है सिक्के कितने भी, कमरे भर भर के रख सकता है, गाड़ियाँ भर भर के रख सकता है, लेकिन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलिंग चेक, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलिंग चेक, तीन चीज़ें, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलिंग चेक्स, ठीक है। दो नो है और एक चे है, ठीक है, एक चेक है, ठीक है। तो करेंसी नोट्स और बैंक नोट, ट्रैवलिंग चेक मैक्सिमम $2000 तक रख सकता है। बाय एक्वायर्ड बाय हिम, इसने कैसे एक्वायर्ड किया हो, उस पैसे को एक्वायर्ड कैसे किया, उस पैसे को एक्वायर्ड कैसे किया हो। पहला, ऑन अ विजिट टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ पेमेंट फॉर सर्विस नॉट अराइजिंग फॉर एनी बिजनेस एंड एनीथिंग एल्स। आप बाहर घूमने गए और आपने क्या किया, आपने वहाँ पे कोई सर्विस दी जो कि आपके बिजनेस की नहीं थी, जो कि आपके बिजनेस की नहीं थी, आपने वहाँ से कमाया तो आपको मिल गया, हॉनरेबल मिला, गिफ्ट मिला। कैसे? मैंने बोला कि मैं फालतू बैठी थी, कोरोना के टाइम पे फालतू बैठी थी, मैंने सोचा क्यों ना फॉरेनर्स को गाइड बन के जयपुर घुमाया जाए, और मैंने फॉरेनर्स को दिखाया हवा महल, मैंने दिखाया जल महल, ताजमहल तो आगरा में, ठीक है, हवा महल, भावुक हो जाती हूँ मैं भी कभी कभी, हवा महल, जल महल, और क्या दिखा दिया, आमेर का फोर्ट दिखा दिया। तो ऐसे में फॉरेनर्स ने मुझे खुश होके $1000 दे दिए, मैं रख सकती हूँ, मुझे गिफ्ट मिले, ठीक है। तो मैं बाहर गई, वहाँ पे फेमा पढ़ा के आई, वो मेरा कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ा के आई, मुझे पैसे मिले, मैं रख सकती हूँ। यहाँ कोई आया, मैंने तुमको क्या दिखाया, हवा महल दिखाया, जल महल दिखाया, आगरा भी ले गई, ताजमहल भी दिखा दिया, बड़ा मन कर रहा है वो भी बोलने का, तो ताजमहल भी दिखा के आ गई, ठीक है। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे गिफ्ट में क्या दे दी, फॉरेन करेंसी दे दी, वो भी मैं रख सकती हूँ। चलें, बाय वे ऑफ हॉनरेबल गिफ्ट वाइल ऑन द विजिट टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, समझ में आया। बाहर घूमने गई, वहाँ से कोई पैसे उन लोगों ने गिफ्ट में दे दिए। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट अनस्पेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम द पर्सन। ट्रैवलिंग के लिए बाहर गई और $1,00,000 लेके गई, खर्च हुए $80,000, $1,00,000 लेके गई, खर्च हुए $80,000, ठीक है। तो मैं इंडिया में आई और मुझे $20,000 बच गए, तो 20,000 में से मैं $2,000 तक रख सकती हूँ, $20,000 में से $2,000 तक रख सकती हूँ, ठीक है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं कैसे कैसे एक्वायर के। बाहर गई, बाहर से गिफ्ट मिला, बाहर के लोग यहाँ आए और मुझे गिफ्ट दे गए डॉलर के रूप में, या फिर हम लोगों ने, मैं बाहर गई, कोई सर्विस दी और वहाँ से कमाया, या फिर बाहर लेके गई थी, डॉलर बच गए और बचे हुए मेरे पास 2,000 से कम डॉलर है, तो वो मैं रख सकती हूँ। चले नेक्स्ट, PRI बट नॉट परमानेंट, ठीक है, परमानेंटली रेजिडेंट नहीं हूँ, पर्सन रेजिडेंट तो है बट नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट। अब PRI बट नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट में possess without limit of foreign exchange in the form of currency notes, bank notes and traveling check। ध्यान से सुनना, ऑथोराइज डीलर के लिए क्या था, कोई लिमिट नहीं थी, PRI के लिए कॉइन्स में लिमिट नहीं थी, लेकिन नोट, बैंक नोट और करेंसी, ट्रैवलिंग चेक, नोट, बैंक नोट और ट्रैवलिंग चेक में लिमिट थी $2,000 तक। लेकिन ऐसा PRI जो परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। इफ सच फॉरेन करेंसी वॉज एक्वायर्ड, हेल्ड एंड ओन्ड बाय हिम व्हेन ही वाज इन PROI एंड ही ब्रॉट इनटू इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, क्योंकि उसने वो फॉरेन करेंसी वो एक्वायर्ड की जब वो PROI था। आप PRI हैं
लेकिन परमानेंटली नहीं है। आप कभी पीआरओ हो जाते हैं, मतलब आउटसाइड वाले रेजिडेंट हो जाते हैं, कभी इनसाइड वाले रेजिडेंट हो जाते हैं, कभी आउटसाइड वाले रेजिडेंट हो जाते हो, कभी इनसाइड वाले रेजिडेंट हो जाते हो। आप बार बार घूमते रहते हो। तो ऐसे में आप फॉरेन करेंसी रख सकते हो। अगर आपने वो फॉरेन करेंसी कब एक्वायर्ड की हो, जब आप PRO आए थे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे। कब एक्वायर्ड की हो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे। अब आप इंडिया में उसको ला रहे हो, लेकिन अब आप PRI हो, लेकिन फिर भी आप रख सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसको देना हो, RBI को देना हो। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चेक नॉट परमानेंटली रेजिडेंट मीन्स अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, स्पेसिफिक जॉब एंड असाइनमेंट द ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम। देखो, एक ऐसा इंसान है जो नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया है, वो बाहर गया है, ठीक है, किसी जॉब वगैरह के लिए, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए जा सकता है। याद रख लेना ये, ठीक है। मतलब अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं किसी जॉब वॉब के लिए, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए जा सकते हो। स्पेसिफाइड जॉब के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। तो आप कितने साल के लिए जा सकते हो? मैक्सिमम 3 साल के लिए। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ असेट। रेमिटेंस ऑफ असेट का मतलब होता है बाहर की असेट इंडिया में लाना। बाहर की असेट इंडिया में लाना क्या होता है? रेमिटेंस ऑफ असेट होता है। अभी अपन ने क्या बोला था? रिपैट्रिएट। सॉरी, मैंने, इट्स माय मिस्टेक। रिपैट्रिएट का मतलब होता है बाहर का डॉलर इंडिया में लाना। बाहर का डॉलर इंडिया में लाना तो होता है रिपैट्रिएट, लेकिन इंडिया की चीज़ बाहर लेके जाना होता है रेमिटेंस। इंडिया की चीज़ बाहर लेके जाना क्या होता है? रेमिटेंस होता है। तो रेमिटेंस ऑफ असेट क्या है? रेमिटेंस ऑफ असेट किस तरीके से हो सकता है? इन द फॉलोइंग इंडिविजुअल हु आर नॉट NRI और PIO। नॉट NRI, नॉन रेजिडेंट भी नहीं है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। रेमिटेंस बाय NRI, रेमिटेंस बाय कंपनी, और रेमिटेंस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीजर। देखते हैं एक नोट। नॉट अवेलेबल किसके लिए नहीं है? PIO के लिए नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बेचारा इंडिया का पैदा हुआ इंसान है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया में पैदा हुआ, जिसके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, जिसके दादा दादी इंडिया में पैदा हुए, जिसकी बीबी इंडिया की थी, ये पढ़ा था, उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। किसके लिए अवेलेबल नहीं है? उसके लिए अवेलेबल नहीं है। प्लस सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान के लिए भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वापस बता देती हूँ। रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया की असेट बाहर लेके जाना। इंडिया की असेट बाहर कौन कौन लेके जा सकते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जो NRI नहीं है और PI भी नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी कवर्ड कर दिया यहाँ पे, फिर कंपनीज, और फिर वाइंडिंग अप। लेकिन PIO या फिर सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान, मतलब नेपाल एंड भूटान के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। PI भी हो भी इसके लिए ही है। ठीक है, ये यहाँ से ये चीज़ है ना, ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, चले। रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल हु आर, क्या हो गया जाता है यार, इसमें गैप कैसे हो जाता है? रेमिटेंस ऑफ इंडिविजुअल अदर देन एक सेकेंड, रेमिटेंस ऑफ इंडिविजुअल अदर देन क्या था ये? PIO और ये वाला NRI। ठीक है, जो कि PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट नहीं है। इट मीन्स फंड सेंड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई होगी। इट मीन्स फंड सेंड आउट ऑफ इंडिया इन अ डिपॉजिट विद अ बैंक, फर्म, कंपनी, PF। ये कैसे हो सकता है? कोई क्या हुआ, किसी ने क्या किया, बैंक में पैसा जमा कराया, फर्म है, फर्म करा सकती है। देखो, ऐसा इंडिविजुअल जो NRI नहीं है और जो PIO नहीं है, वो कैसे कराएगा? बैंक में पैसा जमा करा के बाहर लेके जा सकता है। बैंक में इंडियन रुपी जमा करा के बाहर लेके जा सकता है। फर्म है, वो भी ऐसा काम कर सकती है। कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए PF डाल रही है, और PF कहाँ खुलवाएगी? बाहर खुलवाएगी। सुपर एन्युएशन बेनिफिट है, अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सारा पैसा, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर एसेट हेल्ड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन। वापस पढ़ते हैं।
ऐसा इंडिविजुअल, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो, ऐसा इंडिविजुअल जो PIO नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, और जो NRI भी नहीं है, वो कैसे कैसे बाहर लेके जा सकता है? खुद बैंक में पैसा जमा करा के कंपनी का PF डलवा सकता है, सुपर एन्यूशन बेनिफिट डलवा सकता है, अमाउंट ऑफ क्लेम, मैच्योरिटी अमाउंट, इंश्योरेंस का पैसा डलवा सकता है, शेयर्स बेच के पैसा लेके जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल नहीं आएगी ना यहाँ पे भाई, मूवेबल कैसे लेके जाएगा भाई? ठीक है, मूवेबल तो लेके जाएगा ना, मूवेबल तो हाथ में ही ले जाएगा ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के जाएगा, और एनी अदर असेट हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को तो बेच के जाएगा, और जो जो कवर्ड है वो यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, इमूवेबल को बेच के लेके जाएगा, और ज्वेलरी वेलरी है वो तो हाथ में भी लेके जा सकता है। तो ऐसा इंसान जो कि NRI नहीं है, जो कि PIO नहीं है, ठीक है ना, तो वो लेके जा सकता है। कुल मिला के रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है लेकिन रेजिडेंट के लिए। ठीक है, तो रेजिडेंट लेके जा सकता है इस फॉर्म में। AP may remit asset by the foreign nation where the person has retired from employment in India. Mr. A नाम लेते पूरा अंकित चड्ढा। ठीक है, अंकित चड्ढा था, बेचारे ने इंडिया CA था, अंकित चड्ढा एक CA था, उसने रेजिडेंट था, इंडिया का रेजिडेंट था, उसने इंडिया में जॉब की और क्या किया, बहुत पैसा कमाया 3 से 4 करोड़ रुपए। उस 3 से 4 करोड़ को कमा के वो रिटायर हुआ तो उसने बोला अब मुझे इंडिया में नहीं रहना, मैं अपना जो ओल्ड एज है वो बाहर घूम के बिताऊंगा, मुझे तो कहाँ जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है। अंकित चड्ढा ने बोला मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, ठीक है जाओ। अब रिटायर हुआ है तो पैसा मिला होगा, या फिर अपना सारा पैसा लेके वो कहाँ गया, बाहर गया। अच्छा, नॉन रेजिडेंट विडो क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, अंकित चड्ढा ने शादी की थी जूली से। अंकित चड्ढा जो CA था उससे शादी की थी जूली से शादी की, और जूली थी कहाँ की, स्विट्ज़रलैंड की। अंकित चड्ढा ने शादी की जूली से, और जूली कहाँ की थी, स्विट्ज़रलैंड की थी। शादी के 5 साल बाद अंकित चड्ढा को आ गया हार्ट अटैक, और बेचारे की हो गई डेथ। अब अंकित की जो प्रॉपर्टी थी वो किसको मिली, जूली को। अंकित की जो प्रॉपर्टी थी वो मिली जूली को, तो जूली ने क्या किया, बोला कि मैं इंडिया आई थी किसके पीछे, अंकित के पीछे। अब अंकित ही नहीं रहा तो मैं इंडिया में रह के क्या करूं, तो उसने क्या किया, अंकित की सारी प्रॉपर्टी जो भी जूली के नाम पे हो गई थी उसने क्या किया, वो बेची और चली गई स्विट्ज़रलैंड। तो ऐसे हो सकता है कि अगर किसी का क्या हो, स्पाउस डिजीज़ हो जाए और उसका विडो या विडोअर क्या है, बाहर जाना चाहता है, नॉन रेजिडेंट विडो है। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है ये स्कीम वैसे। ठीक है, तो वो लेके जा सकता है 1 मिलियन तक। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट है तो आप सेम ऑथोराइज डीलर से, जो जूली है वो बाहर कितना लेके जा सकती है, 1 मिलियन तक ही लेके जा सकती है, US 1 मिलियन तक लेके जा सकती है, मतलब $10 लाख तक लेके जा सकती है। और अगर वो पैसा इंस्टॉलमेंट में लेके जा रही है तो सेम ऑथोराइज डीलर से करवाएगी वो काम। ठीक है, The remittance in respect of bank account of foreign student who has completed his study or stipend scholarship from government। देखो ये स्कीम है ना, पहले तो ये किसके लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है। वो इस फॉर्म में पैसा लेके जा सकता है। नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल, हु आर नॉट
NRI और PRI, ठीक है। रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, ये किसके लिए अवेलेबल है? नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल। नॉन रेजिडेंट इस फॉर्म में पैसा लेके जा सकता है, और पहला चीज़ वो था कि वो रिटायर्ड हुआ हो नॉन रेजिडेंट, दूसरी चीज़ थी उसका विडो या विडोवर हो, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है? तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि कोई एक लड़का है जॉन आया इंडिया में पढ़ाई करने, जॉन आया इंडिया में पढ़ाई करने और अपने साथ लाया पैसे। उसने इंडिया में पढ़ाई की, ठीक है, डॉलर लेके आया, वो डॉलर सारे ख़त्म भी हो गए, ठीक है। इंडिया में आया पढ़ाई करने, डॉलर लाया, डॉलर ख़त्म हो गए। उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको खुश होके 10 लाख रुपए दे दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको खुश होकर 10 लाख रुपए दे दिए, तो वो कन्वर्ट करा के किसके पास जा सकता है? किस में कन्वर्ट करा के? डॉलर में कन्वर्ट करा के वापस अपनी कंट्री लेके जा सकता है। द रेमिटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड स्टडी और स्टाइपेंड स्कॉलरशिप किससे मिली है? गवर्नमेंट से या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कोई NGO वगैरह से मिली है। ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल नहीं है? नेपाल और भूटान के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। वापस बोल देती हूँ, नॉन रेजिडेंट की स्कीम है, लेकिन नेपाल और भूटान के लिए अवेलेबल नहीं है। 3 तरीके से पैसा लेके जा सकता है। खुद रिटायर हो रहा है नॉन रेजिडेंट, वापस अपने कंट्री में जाना चाहता है, जाए। दूसरा है ना, कहते हैं नॉन रेजिडेंट की, जो रेजिडेंट की कोई वाइफ है, जिसकी रेजिडेंट की डेथ हो गई है, तो उसकी वाइफ वापस अपने देश जाना चाहती है तो लेके जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 1 मिलियन डॉलर तक लेके जा सकती है। अगर इंस्टॉलमेंट में लेके जा रही है तो सेम ऑथोराइज डीलर से लेके जाएगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वाइफ ही हो, हमेशा मैंने तो एक एग्जाम्पल की तरह बताया, विडो और विडोअर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई फॉरेन स्टूडेंट है, इंडिया में पढ़ने आया है, इसको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप मिल के वो इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रहा है, लेके जा सकता है। रेमिटेंस बाय NRI और PIO, ठीक है। नॉन रेजिडेंट के लिए तो ये हो गया। अब कौन है? NRI और PIO, जो इंडिया के है ही नहीं। नॉन रेजिडेंट इंडिया का होता है पर रेजिडेंट नहीं है, बाहर रहता है, इसलिए क्या है? इंडिया का नहीं है। नॉन NRI और PIO, तो वो कौन है? उसके लिए मैक्सिमम 1 लाख मिलियन डॉलर तक है पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 1 लाख मिलियन डॉलर तक आप लेके जा सकते हो पर फाइनेंशियल ईयर तक, ठीक है। किसके लिए? NRI और PIO के लिए। NRI और PIO के लिए किसके लिए? कोई भी पर्पस हो 1 लाख मिलियन तक लेके जा सकते हो। और नॉन NRI नॉन PIO के लिए क्या है? कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ वो विडो वाली में है 1 लाख मिलियन डॉलर तक लेके जा सकती है। पर्पस क्या है इसका? आउट ऑफ द बैलेंस इन देयर नॉन रेजिडेंट अकाउंट, सेल ऑफ प्रोसीड, एक्वायर्ड असेट एक्वायर्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, लीगेसी। वही चीज़ वापस वही बात बता रहा है कि उसका बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई NRI इंडिया में आया और उसने अकाउंट खुलवाया नॉन रेजिडेंट अकाउंट, और उस नॉन रेजिडेंट अकाउंट में उसने कोई असेट बेची, उसका पैसा डलवा दिया, ठीक है। उसको कोई इनहेरिटेंस में पैसा मिला, NRI है लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर पैदा हुआ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, लेकिन उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में अगर वो रहते हैं तो वो अगर पैसा अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वो लेके जा सकता है, लेकिन कितना? 1 साल में 1 लाख मिलियन डॉलर तक ही लेके जा सकता है। नेक्स्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड अंडर द डीड ऑफ सेटलमेंट मेड आइदर ऑफ हिज पेरेंट रिलेटिव, वही बात हो गई, ठीक है। कोई HUF है, HUF का सेटलमेंट हुआ, ठीक है, HUF का सेटलमेंट हुआ और उसमें उसको हिस्सा मिला। कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर रहता है, बाहर ही रहता है, लेकिन उसके घर का बंटवारा हुआ, उसका घर HUF था और वो कहाँ था? चंडीगढ़ में था। एक जॉन है जो बाहर रहता है हमेशा, लेकिन वो है तो इंडियन ओरिजिन, और उसके घर का बंटवारा हुआ है, HUF है, ठीक है। तो HUF का बंटवारा हुआ है, रिलेटिव्स का बंटवारा, तो उसमें उसको हिस्सा मिला। और यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट है। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ सेटलमेंट इज डन विदाउट रिटेनिंग एनी लाइफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज ड्यूरिंग द लाइफ। मतलब ऊपर वाला पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि कर्ता के मरने के बाद सेटलमेंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट भी यही बोलता है, ठीक है, पेरेंट्स से मिला। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि जीते जी ही मिल गया, ठीक है, तो वो लेके जा सकता है, ठीक है। मरने के बाद मिलता है तो इनहेरिटेंस होता है,
जीते जी मिला, गिफ्ट हो गया, ठीक है। तो एनआरआई कैसे कैसे पैसा लेके जा सकता है, अपने नॉन रेजिडेंट अकाउंट में पैसा जमा कराएगा। उसने खुद ने असेट बेची है, वो लेके जा सकता है उसका पैसा। उसको उसके पेरेंट्स से मिला है, लेके जा सकता है। एचयूएफ से मिला है, लेके जा सकता है। और अगर जीते जी करता करता है तो गिफ्ट विफ्ट मिला है तो वो भी लेके जा सकता है, ठीक है। एक बार इसकी क्लिक ज़रूर ले लेना गाइस। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 1 मिलियन तक ही लेके जा सकता है, लेकिन वो 1 मिलियन की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर है। चले, नोट इन केस द रेमिटेंस इज मेड मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट, वही वाला विडो वाला केस हो गया, एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में है तो आप सारी इंस्टॉलमेंट सेम ऑथोराइज डीलर से कराओगे, यही वाली पॉइंट बात बोल रहा है, ठीक है। अगर आपकी इन केस रेमिटेंस इज मेड और मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट, तो जो भी सारे रेमिटेंस है एक ही ऑथोराइज डीलर के पास होना चाहिए ताकि रिकॉर्ड एक के पास ही रहे। चले, रेमिटेंस बाय, देखो पहला पड़ा था नॉन रेजिडेंट का केस, दूसरा पड़ा था एनआरआई और पीआईओ का केस, ठीक है। पहला क्या पड़ा, नॉन रेजिडेंट का केस, बाहर तो वही लेके जाएंगे ना, रेजिडेंट तो लेके नहीं जाएगा, रेजिडेंट क्यों लेके जाएगा, ठीक है। तो पहला केस पड़ा नॉन रेजिडेंट का केस, दूसरा पड़ा एनआरआई और पीआईओ का केस। अब तीसरा पड़ता है कंपनीज या फिर एंटिटीज। कंपनीज की भी तो क्या होती है, ब्रांच ऑफिस होते हैं बाहर, कंपनीज का भी तो बाहर ब्रांच ऑफिस होता है, तो क्या वो लोग रेमिट कर सकते हैं, कंपनीज की भी तो बाहर ब्रांच ऑफिस होती है, क्या वो लोग रेमिट कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि टाटा ने क्या खोला था, अलविदा खोला था। तो एडी में अलाउ रेमिटेंस बाय इंडियन कंपनी अंडर लिक्विडेशन ऑन डायरेक्शन इशू बाय द कोर्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी, किंगफिशर एयरलाइंस एक कंपनी थी और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि उसका लिक्विडेशन हो चुका है। किंगफिशर एयरलाइंस जो कंपनी थी वो लिक्विडेशन में चली गई। कंपनी के ओनर बोलते हैं कि हम सारी असेट और लायबिलिटी को चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा, सारी असेट और लायबिलिटी को चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा हम कहाँ लेके जाएंगे, इंडिया से बाहर लेके जाएंगे। सारी असेट और लायबिलिटीज़ को चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा हम बाहर लेके जाएंगे। तो बाहर लेके जा सकते हो, कोई भी इंडियन कंपनी लिक्विडेशन में चल रही है तो वो लेके जा सकती है, लेकिन कोर्ट के डायरेक्शन के ऑर्डर बात। और ऑर्डर इशू बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, देखो कोर्ट आती है तो कोर्ट देगी ऑर्डर, कोर्ट नहीं है तो लिक्विडेटर देगा। वापस बोलती हूँ, कोर्ट बीच में है तो कोर्ट देगा ऑर्डर, और कोर्ट नहीं है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, तो वहाँ पे लिक्विडेटर देगा। इसमें क्या क्या लगेगा, आप ऑडिटर का सर्टिफिकेट लोगे कि आपकी सारी लाइबिलिटीज़ पे हो चुकी है। ऐसा तो नहीं है सारी असेट बेच के आप सीधा ही इंडिया से बाहर पैसा करना चाहते हो, आप विजय माल्या बन रहे हो दूसरे, नहीं 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 नहीं, सारी लाइबिलिटीज़ इंडिया की चुकाओ फिर जाओ, सारी लाइबिलिटीज़ चुकाओ और फिर जाओ। नेक्स्ट, और लाइबिलिटीज चुकानी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। वही बात होगी ना, इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, मतलब वही पहले आपको है ना कहते हैं सिक्योर फ्लोटिंग चार्ज वाली असेट देनी है, वही वाइंडिंग अप का जो पूरा प्रोसेस है ना, लिस्ट ए से लेके लिस्ट एच तक, वहाँ वो पूरे एप्लीकेबल करना है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो लेके जाओगे। दूसरा केस पढ़ते हैं, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप अदरवाइज देन बाय कोर्ट, कोर्ट नहीं है बीच में भाई, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है, कोर्ट नहीं है बीच में, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है। क्या करें, इंडिया में इतने कोरोना केसेस है, इंडिया में बिजनेस करना अलाउ नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं है इंडिया में, मज़ा ही नहीं आ रहा, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करते हैं। तो कोर्ट नहीं है यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑडिटर सर्टिफिकेट। तो कौन ऑर्डर देता है, यहाँ पे लिक्विडेटर देता है, तो लिक्विडेटर को क्या देना है, ऑडिटर सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नो लीगल प्रोसीडिंग इन एनी court in India against the applicant or the company under liquidation and there is no legal implement in pertaining the remittance। आप ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये लिख के दोगे, ऑडिटर का सर्टिफिकेट लोगे कि कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, और कंपनी ने ये जो पैसा रेमिट कर रही है ना,
कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही, और कंपनी ये जो पैसा रेमिट कर रही है ना, जो ये पैसा रेमिट कर रही है ना, इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। ठीक है, वापस बता देती हूँ कंपनी कैसे है। कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। लिक्विडेशन दो तरीके से हो सकता है, इन द अकॉर्डेंस विद कोर्ट और एक वॉलेंट्री लिक्विडेशन। कोर्ट के केस में, मैंडेटरी वाइंडिंग अप के केस में ऑर्डर कौन देगा? कोर्ट देगा। और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के केस में ऑर्डर कौन देगा? लिक्विडेटर देगा। अगर मैंडेटरी वाइंडिंग अप है तो ऑडिटर सर्टिफिकेट लो कि हमने सारी लायबिलिटीज चुका दी और इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट चुकाई है। लेकिन अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है तो लिक्विडेटर किसका सर्टिफिकेट लेगा? ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेगा और बोलेगा कि कंपनी पे कोई भी इंडियन केस नहीं चल रहा, इंडिया की कोई भी कोर्ट में इसका केस नहीं चल रहा, और ये जो पैसा लेके जा रही है इसमें से कोई भी पेनल्टी नहीं बाकी है। नोट, authorized dealer may also allow Indian companies to remit their contribution towards the provident fund। ध्यान से सुनना, जो किंगफिशर थी ना, किंगफिशर वो वाइंडिंग अप में गई। जब हम वाइंडिंग अप में जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको पैसे देने ही पड़ते हैं, जिसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं। उनको हमें कंपलसरी पैसे देने ही पड़ते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हमें कंपलसरी पैसे देने ही पड़ते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का पैसा, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन फंड का पैसा, सुपर एन्युएशन फंड का पैसा। तो अगर एम्प्लॉय चाहता है कि एम्प्लॉय भी बाहर का है, नॉन रेजिडेंट है, वो हमारे साथ बाहर जा रहा है, एम्प्लॉय बाहर का है, नॉन रेजिडेंट है, हमारे साथ बाहर जा रहा है, तो वो पैसा बाहर उनको दे सकते हो। ठीक है, वो पैसा भी आप रेमिट कर सकते हो अगर आपका एम्प्लॉय हाँ बोलता है। एडी में ऑल्सो अलाउ इंडियन कंपनीज टू रेमिट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, पेंशन फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपाट्रिएट स्टाफ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट था इंडिया का लेकिन परमानेंटली रेजिडेंट नहीं था, बाहर का स्टाफ है तो उसको पैसा देना है, तो वो पैसा आप ले जाओ और उसको वहाँ पे दे देना। बाहर का स्टाफ है, ब्रांच ऑफिस में काम करता है, बाहर का स्टाफ है, आप उसको पैसा लेके जाओ और उसको दे देना। ठीक है, तीन चीज़ों के लिए पीपीएस मतलब प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ एस का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और सुपर एन्युएशन। पीपीएस का पैसा आप बाहर लेके जा सकते हो। कौन से एम्प्लॉय के लिए? जो कि परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। चले, नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ असेट रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल। अगर आप असेट लेके जाते हो तो रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ $, कितना है ये? 10 मिलियन। ठीक है, तो 10 मिलियन से ज़्यादा, $, 1 मिलियन कैसे हुआ है? 10 लाख, 1 मिलियन तक हुआ, तो आप मैक्सिमम 1 मिलियन तक ही लेके जा सकते हो। ठीक है, तो 1 मिलियन तक लेके जा सकते हो अगर असेट है। वापस बोलती हूँ, अगर कोई असेट है तो असेट आप लोग बाहर लेके जा सकते हो। अभी तक तो पैसे की बात हो रही थी, अभी तक तो डॉलर की बात हो रही थी, अब मैं हार लेके जा रही हूँ इंडिया से, हार। ठीक है, मैं इंडिया से कोई एंटिक चीज़ लेके जा रही हूँ, तो अगर मैं इंडिया से बाहर असेट लेके जाती हूँ तो 1 मिलियन तक ही लेके जा सकती हूँ पर फाइनेंशियली। लेकिन पैसे में कंडीशन है इसमें कि वो चीज़ मुझे मिली हो लीगलेसी में, बैंक इनहेरिटेंस टू द सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। वो चीज़ मुझे लीगलेसी मिली, लीगलेसी मतलब लीगल चीज़ों से ही कमाई हो मैंने, इलीगल नहीं हो। बिक्वेस्ट मतलब गिफ्ट होता है। इनहेरिटेंस टू सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, कोई बाहर का बंदा मुझे गिफ्ट दे गया था, ठीक है, तो वो मैं बाहर लेके जा सकती हूँ। कौन लेके जाएगा? बाय एनआरआई, पीआईओ, आउट ऑफ बैलेंस, हेड इन एनआरआई अकाउंट, सेल प्रोसीड, एक्वायर्ड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और लीगल। मतलब आप कोई असेट बाहर लेके जा सकते हो। सिंपल ये बात बता देती हूँ, एनआरआई और पीआईओ बाहर असेट भी लेके जा सकते हैं। एनआरआई और पीआईओ बाहर असेट भी लेके जा सकते हैं, वही है $1 मिलियन तक ही है, सेम है जैसे इनका करेंसी वाला था, वैसे ही देखो करेंसी वाला भी यही था ना, कहाँ गया?
ये रहा। करेंसी वाला भी इनका $1 मिलियन तक ही था, तो ये ऐसे ही इनका असेट भी सेम है, लेकिन कंडीशन है कि वो लीगल चीज़ों से मिला हो, बस इतना याद रख लेना। Hardship will be caused to a person if remittance from India is not made to such a person. अगर उसको प्रॉब्लम होती है इंडिया से लेके जाने के लिए तो वो मत लेके जाए, ठीक है, बस इतना सिंपल सा बोला गया। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट इन इंडिया हेल्ड बाय पर्सन वेदर ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया नॉट कवर अंडर द डायरेक्शन स्पेसिफाइड अमाउंट। ये जो चीज़ें थी ना वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? एनआरआई के लिए और पीआईओ के लिए। एनआरआई और पीआईओ के लिए है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, एनआरआई और पीआईओ के लिए है। नेक्स्ट देखो, बाहर जा रहे हो, चाहे वो एनआरआई नॉन रेजिडेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कौन हो, ये हमारा पीआईओ हो, चाहे वो एनआरआई हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर वो बाहर लेके जा रहा है पैसा तो इसका मतलब बाहर पैसा जा रहा है, तो अगर इनकम टैक्स उसने नहीं चुकाया है, इनकम टैक्स की क्लियरेंस नहीं की है, तो वो उसको बाहर नहीं लेके जाने दिया जाएगा। ऑथोराइज डीलर मना कर देगा जब तक वो पूरा टैक्स नहीं चुकाएगा। द रेमिटेंस आर सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस इन इंडिया। अगर उस पर कोई टैक्स लगता है, रेमिटेंस पे कोई टैक्स लगता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इशू एनी इंस्ट्रक्शन अंडर फेमा क्लैरिफाइंग टैक्स इश्यूज, ठीक है। अगर टैक्स इशू चल रहा है, चाहे कंपनी हो, चाहे नॉन एनआरआई हो, पीआईओ या फिर नॉन रेजिडेंट हो, अगर आपके ऊपर टैक्स इश्यूज है तो आप नहीं लेके जा सकते। इट इज़ द मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ ऑथोराइज डीलर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स लॉ। और ऑथोराइज डीलर पहले चेक करेगा कि कोई टैक्सेस वैक्सेस तो ड्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर बाहर पैसा लेके चले गए फिर कहाँ ढूंढते रहेंगे भाई। विजय माल्या को अभी तक इंडिया नहीं लाया जा सकता, विजय माल्या अभी तक चुका नहीं पा रहा है, मतलब इंडिया से बाहर निकलते ही वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जाते वक्त चेक कर लो, कोई टैक्सेस वैक्सेस ड्यू है तो सारे ले लो। चले, एडजुडिकेटिंग एंड अपील, ठीक है। एडजुडिकेटिंग एंड अपील सीजी अपॉइंट करेगा स्पेसिफाई। ये टॉपिक है ना, हम कल पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3 चीज़ें पढ़ी, रेमिटेंस, रीपैट्रिएट, रेमिटेंस मतलब इंडिया से बाहर लेके जाना, रीपैट्रिएट मतलब इंडिया में लेके आना, और तीसरा सरेंडर, अपने पास रखना, ठीक है, सरेंडर एंड पोजीशन। गाइस यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, फेमस सारा अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल दिया गया है, सब कुछ कवर्ड है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू।